गुड मॉर्निंग। विकास स्वरूप फ्रॉम गुजरात फार्मेसी। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का जो शुरुआती कुछ टॉपिक्स उनके बारे में, जैसे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंट, स्पेरेंजी एक्सपेरिमेंट और पार्शियल एक्सपेरिमेंट, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम आगे डिस्कस करेंगे अबाउट स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का क्या स्कोप है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कल जब बात हो रही थी तो हमने आपको बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। ऐसी वो सारी चीजें, ऐसे लिविंग थिंग्स जो कि नेकेड आई से दिखाई ना हो, सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई दे, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। अब ऐसे लिविंग थिंग्स में आपके कुछ बैक्टीरिया, फंजाई भी, एल्गी भी, वायरस भी, तो ये सब कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोप में कंसीडर किए गए। अब अगर वायरस की बात करें तो स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज वायरोलॉजी। तो कहीं ना कहीं वायरोलॉजी एक ब्रांच, एक स्टाइल वायरोलॉजी किसके अंदर मौजूद है? माइक्रोबायोलॉजी। दूसरा आपका आता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम स्पेसिफिकली बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। फिर आपका आता है फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। फाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। बहुत बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि फाइटोलॉजी फंजाई, ऐसा नहीं। फाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। फिर स्टडी ऑफ एल्गी और नोन एज माइकोलॉजी। ऐसे एल्गी जो नेकेड आई से दिखाई ना पड़े, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरस। इसके अलावा माइकोलॉजी, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। प्रोटोजोआ, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज नोन एज प्रोटोलॉजी। आपके अमीबा, पैरामीशियम, तमाम आपके पैरासाइट्स जैसे, उनकी स्टडी किसमें? स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। इनकी स्टडी क्या कहते हैं? प्रोटोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि हमारी जो सेल है वो किन किन बायोमॉलिक्यूल से मिलकर के बनी हुई है, उनकी स्टडी को हम कंसीडर करते हैं रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा आपका है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसमें बेसिकली हम ऐसे माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं जो कि डिजीज का है। स्टडी ऑफ पैथोजेंस, स्टडी ऑफ पैथोजेंस, उनकी स्टडी किसके अंतर्गत? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी।
एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी जैसे इसमें बेसिकली हम उन डिजीज की स्टडी करते हैं जो कभी एपिडेमिक रही या आगे हो सकती है। जैसे कभी आपका प्लेग, बुबोनिक प्लेग, ब्लैक डेथ को कहते थे। इसके अलावा आपका स्पेनिश फ्लू जो कि H1N1 के कारण हुआ था। इसके अलावा आपका कॉलरा, ड्यू टू विब्रियो कॉलरा। आज के डेट में हम आपको परिचित ही हैं कोविड-19। तो इन सब ये जो ऐसे माइक्रोब्स जो कि कोई एपिडेमिक डिजीज काज करते हैं, तो उस एपिडेमिक डिजीज के स्टडी को कंसीडर किया जाता है इसमें एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एपिडेमिक डिजीजेस दैट्स कॉल्ड बाय microbes such as COVID-19, previously like cholera, like Spanish flu, like black death, bubonic plague, तमाम जो भी चीज। इसके अलावा हम आप और पहले से पढ़ते आए हैं कि तमाम बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, जैसे राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर। ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि पल्स, जो हमारी दालें, दालों में जो दाल होती है, दाल में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन ड्यू टू राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, तमाम बैक्टीरिया, इनकी स्टडी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। तो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली हम ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका राइजोबियम है, इंपॉर्टेंट है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, एज़ोटोबैक्टर इंपॉर्टेंट है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, और भी इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब्स का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। हमारे जो हमारा इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को क्लीन करने में माइक्रोब्स का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे माइक्रोब्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है, उनकी स्टडी इसके अंदर की जाती है इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी मेडिकल साइंस की ब्रांच है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाने वाले कई बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माइक्रोब्स हमारे इम्यूनिटी के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। तो ऐसे माइक्रोब्स जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, उनकी स्टडी कंसीडर की जाती है इन इम्यूनोलॉजी, उनकी भी स्टडी किया जाता है। और क्या इसको, और आपका इसको इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ये इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे माइक्रोब्स जो इंडस्ट्री के लिए, अगर वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, बेवरेज इंडस्ट्री हो, तमाम ऐसे इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। तो ऐसे माइक्रोब्स जिनका इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज किया है, उनकी स्टडी को कहा जाता है क्या? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। जैसे अल्कोहल के प्रिपरेशन में तमाम बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, यीस्ट का यूज किया जाता है आपके ब्रेड मेकिंग में, आप ब्रेड खाते हैं उसको बनाने में यीस्ट का यूज किया जाता है। थायोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जिसका यूज किया जाता है मेटल प्रोसेसिंग
मेटल प्रोसेसिंग। इसके अलावा तमाम जो वैक्सीन बनते हैं या एंटीबायोटिक बनते हैं, तमाम विटामिन जो बनते हैं, इन सबको बनाने वाली जो इंडस्ट्री होती है, उन सारी की सारी इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर माइक्रोब्स का यूज इंडस्ट्रियल लेवल पे किया जा रहा है किसी फार्मास्यूटिकल या नॉन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में भी, तो उनकी स्टडी को इसके अंदर कंसीडर करेंगे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा एक बैक्टीरिया होता है मिथेनोकोकस। मिथेनोकोकस जो बैक्टीरिया है उसका यूज किया जाता है मीथेन के प्रोडक्शन। मीथेन के प्रोडक्शन में मिथेनोकोकस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये फ्यूल इंडस्ट्री में मिथेनोकोकस बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस है। तो अगर देखा जाए कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स किसके अंदर कंसीडर किए जाएंगे? स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो कल आपने पढ़ा हिस्ट्री के बारे में, आज आपने पढ़ा स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये दो चीजें कि हम जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़े तो हम वो टॉपिक का हिस्ट्री क्या है और फर्दर उसका स्कोप है। तो ये दो चीजें हमारे डिस्कशन अभी तक। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। हमारे सिलेबस में जो है वो बेसिकली क्या है कि डिफरेंस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये हम लोग पहले ही पढ़ते आए हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, बट कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस तो हम पढ़ते आए हैं, बट अगर हम बात करें व्हाट इज द सिमिलरिटी इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो क्या-क्या सिमिलरिटी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल? सिमिलरिटी की अगर बात करें, जाहिर सी बात है कि दोनों के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन या सेल बाउंड्री प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के चारों तरफ सेल बाउंड्री या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दोनों के अंदर एक जेल लाइक साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। हम पहले बात करते हैं सिमिलरिटी। दोनों में क्या सिमिलरिटी की बात करें तो क्या? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में आपका सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में आपका साइटोप्लाज्म मौजूद है, जो कि कैसा है दिखने में? वो साइटोप्लाज्म दिखने में जस्ट लाइक ए जेली, साइटोप्लाज्म लाइक जेली। और क्या कॉमन है? दोनों के अंदर डीएनए मौजूद है। अब वो क्रोमोसोमल फॉर्म में है, नॉन क्रोमोसोमल फॉर्म में है, सिंगल है, मल्टीपल क्रोमोसोम, वो एक अलग चीज है। बट प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए मौजूद है।
तो ये तो सिमिलरिटी की बात होगी। अब हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और तो पहले हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या सिमिलरिटी है। अब हमें देखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। तो अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस well organized present। तो यहां पे न्यूक्लियस ना होकर के जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियाइड। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है, जिसको हम कहते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो चीज मौजूद होती है इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस उसे हम क्या नाम देते हैं न्यूक्लियाइड। दूसरा, इसके अलावा क्या डिफरेंस है? इसके अलावा दूसरा डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल मौजूद नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल मौजूद नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हमने 10, 11, 12 सब में पढ़ते आए हैं कि सेल के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल के अंदर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेल के अंदर आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। अगर इसके अलावा अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। एनिमल सेल में तो क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं, बट प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल हैं, इन सारे के सारे सेल ऑर्गेनल के चारों तरफ एक बाउंड्री है। इसे हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। ये यूकैरियोट्स में तो होते हैं, प्रोकैरियोट्स में ये चीजें नहीं। तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट जैसा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। क्लोरोफिल रहेगा, क्लोरोफिल हो सकता है, रहेगा, बट वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है। क्लोरोप्लास्ट नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जबकि यूकैरियोट्स में ये सारी की सारी चीजें मौजूद होती हैं। पैराक्सीसोम्स ये आपके एब्सेंट होते हैं। यहां पे क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। पैराक्सीसोम्स आपके यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में पैराक्सीसोम्स आपके एब्सेंट। तो ये एक डिफरेंस हो गया। इसके अलावा प्लाज्मिड
प्लाज्मिड स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है? आपका प्रोकैरियोटिक में होता है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लाज्मिड जैसी कोई चीज नहीं है, प्लाज्मिड एब्सेंट। तो यानी कि डिफरेंस में आपको क्या क्या, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मौजूद होगा और वो कैसा होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट है तो उसकी जगह जो भी चीज है उसके जैसी कोई चीज, दैट्स आर नोन एज, वह नहीं न्यूक्लियस नहीं बट न्यूक्लियस की जैसी कोई चीज, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी की सारी चीजें आपके प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल ये सब के सब मौजूद होते हैं। इसके अलावा पैराक्सीसोम्स यूकैरियोटिक सेल में होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में पैराक्सीसोम्स नहीं पाया जाता है। पैराक्सीसोम यूकैरियोटिक सेल में नहीं, सॉरी, पैराक्सीसोम्स आपका यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं बट पैराक्सीसोम आपके प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है। इसके अलावा प्लाज्मिड, इसको और भी कहा जाता है, खासतौर पे बैक्टीरिया पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है प्लाज्मिड, ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल में तो होता है लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड आपके मौजूद नहीं होते, मींस इन यूकैरियोटिक सेल प्लाज्मिड्स आर एब्सेंट। और क्या डिफरेंस होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो छोटे होते हैं कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम छोटे हैं, यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स थोड़ा बड़े हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स स्मॉल, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स लार्ज। तो ये स्मॉल है, इनको डिवाइड किया गया है दो सब यूनिट में, 50s और 30s। यहाँ पे डिवाइड किया गया दो सब यूनिट में, 60s और 40s, where S is known as Fedberg unit। ये क्या है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, किस तरह राइबोसोम्स आर जस्ट लाइक पार्टिकल्स, ये पार्टिकल स्टेट से सेडिमेंट कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन फेडबर्ग यूनिट मेंशन बाय एस। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपके जो राइबोसोम्स है वो छोटे हैं, डिवाइडेड इनटू 50s एंड 30s। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स बड़े हैं, डिवाइडेड इनटू 60s और 40s। इसका एक बेनिफिट भी होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है कि जैसे जो तमाम आपके एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये अटैक करते हैं राइबोसोम्स को। तो चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम थोड़ा साइज में छोटा है कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल, तो एक तरीके से एंटीबायोटिक रिकॉग्नाइज कि हमको किस राइबोसोम पे अटैक करना है या किस पे नहीं करना है। ये हम आगे डिटेल में स्टडी किया जाएगा, ये हम पढ़ेंगे कि फार्माकोलॉजी ऑफ वेरियस एंटीबायोटिक्स वगैरह जो भी चीजें, फार्माकोलॉजी ऑफ वेरियस कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, एंटीबायोटिक्स, ये डिफरेंस किया जाएगा तो वहां भी चीजें आएंगी। इसके अलावा और क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए मौजूद है सर्कुलर फॉर्म में, एक सिंगल सर्कुलर लूप डीएनए मौजूद है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल। डीएनए, और वो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से अटैच नहीं होता है, डीएनए नॉट अटैच विद हिस्टोन। हिस्टोन एक प्रोटीन है जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है,
बट प्रोकैरियोटिक सेल में ये हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होती। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए आपका हिस्टोन प्रोटीन से अटैच नहीं होता। डीएनए नॉट अटैच विद हिस्टोन प्रोटीन इसमें इन प्रोकैरियोट, बट इन यूकैरियोट्स डीएनए अटैच विद हिस्टोन प्रोटीन। वहीं से फिर कॉन्सेप्ट आता है न्यूक्लियोसोम्स का। हम आगे जब हम डीएनए के बारे में डिटेल स्टडी किया जाएगा, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, फंक्शनल डीएनए, नॉन फंक्शनल डीएनए, जंक डीएनए, तो डीएनए अटैच विद हिस्टोन प्रोटीन कहां पे? यूकैरियोट्स में। डीएनए नॉट अटैच विद हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो वेरियस सेगमेंट में डिवाइड नहीं होता, मतलब वो मौजूद रहेगा जस्ट लाइक ए सिंगल क्रोमोसोम, जस्ट लाइक ए सिंगल क्रोमोसोम। इन प्रोकैरियोटिक सेल में पूरा का पूरा डीएनए अरेंज होता है जस्ट लाइक ए सिंगल क्रोमोसोम, बट इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए इज डिवाइडेड इनटू सेवरल क्रोमोसोम। जैसे ह्यूमन बॉडी में हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46 23 पेयर्स। तो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए डिवाइडेड इन फॉर्म्स ऑफ वेरियस क्रोमोसोम्स। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारी हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम हैं? 46, या उसे नाम दिया, या ये भी कह सकते हैं 23 पेयर, 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम इसमें ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन की हर एक सेल में। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो कई क्रोमोसोम में डिवाइड नहीं होता। तो ये एक डिफरेंस हो गया। अब और थोड़ा अगर हम आगे बात करें, एक टर्म होता है ट्रांसक्रिप्शन। ये हम लोग को आगे पढ़ना होगा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। जो हमारा डीएनए है, डीएनए के पास उड़ान होती है। वो उड़ान जरूरी किसके लिए है? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। तो उस डीएनए से पहले बनना होता है एमआरएनए, फिर एमआरएनए न्यूक्लियस से निकल के बाहर जाता है। एमआरएनए जब न्यूक्लियस से निकल के बाहर जाता है तो फिर वहां पे फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है। वो क्या करता है? जिसके द्वारा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में, क्योंकि यहाँ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है। इट मींस ट्रांसक्रिप्शन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, इसमें प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में, और प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म। तो ये एक आपका डिफरेंस है, डिफरेंस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? तो पहला डिफरेंस क्या होगा? पहला डिफरेंस ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, यूकैरियोटिक सेल में आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मौजूद है। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्पेसिफिक टाइप की कवरिंग, एक स्पेसिफिक टाइप का इन्वेलप, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक सेल में नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल, सॉरी,
In eukaryotic cell, well-organized nucleus present. In prokaryotic cell, well-organized nucleus absent. तो prokaryotic cell में जो well-organized nucleus नहीं है, उसी का नाम दे रहे हैं हम न्यूक्लियॉइड। इसके अलावा क्या डिफरेंस है? अगर हम न्यूक्लियस पे फोकस करते हैं तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है वो वेरियस क्रोमोसोम्स में सेपरेट नहीं है, बट इन यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो वेरियस क्रोमोसोम में सेपरेट है। जैसे ह्यूमन बीइंग में हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम? 46 या 23 पेयर। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो आपका हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड नहीं, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड होता है। उसी एसोसिएशन से फिर आगे कॉन्सेप्ट आता है आपका न्यूक्लियोसोम्स का, एक्सॉन्स का, इंट्रान्स का, जंग डीएनए, तमाम चीजों को आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स थोड़ा छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम थोड़ा बड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम्स है उनकी जो सब यूनिट्स हैं वो 50s और 30s हैं, और यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम्स है उसकी जो सब यूनिट्स हैं वो 60s और 40s, where S is known as Svedberg unit। ये क्या है? ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ राइबोसोम। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि जो तमाम बैक्टीरिया होते हैं वो जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन एक आपका एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया को किल करने में यूटिलाइज किया जाता है, तो वो इस स्मॉल राइबोसोम पे अटैक करता है, इसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। तो यानी कि राइबोसोम्स का वेरिएशन का भी एक सिग्निफिकेंट है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया इन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें क्या क्या करना किया जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल में आपके आएंगे आपके बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया ये किसमें कंसिडर आते हैं? प्रोकैरियोट। और यूकैरियोट में आपके क्या? नॉर्मल प्लांट सेल या एनिमल सेल, जो कि नॉर्मल प्लांट सेल या एनिमल सेल ये किसमें कंसिडर आते हैं? यूकैरियोटिक सेल। अगर आपसे जो पूछे कि धरती पे सबसे पहले कौन है, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स, तो आप क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स पहले कौन है? प्रोकैरियोट्स मतलब क्या? ये प्रिमिटिव टाइप की सेल्स, प्रिमिटिव टाइप की सेल्स आर नोन एज प्रोकैरियोट्स। और जो हम मॉडर्न हो गई दैट आर नोन एज यूकैरियोट्स। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे अबाउट बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो जब भी हम किसी चीज का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो किसी भी चीज को या किसी भी सिस्टम को क्लासिफाई करने के लिए तमाम पैरामीटर यूज किया। व्हाट इज द बेसिक पैरामीटर? जैसे अब बैक्टीरिया को अगर डिफरेंशिएट करना हो, क्लासिफाई करना हो, तो तमाम पैरामीटर, डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी कैसी है या नहीं है, फ्लैजेला है या नहीं है, फ्री फ्लोटिंग है या एक्टिव फ्लोइंग है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, उनके चारों ओर जो कैप्सूल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेनिंग कैसी है, ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेनिंग है, तमाम पैरामीटर हैं बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए। लेकिन जो हमारा सिलेबस है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में, उसमें मेंशन किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया मॉर्फोलॉजिकल बेसिस, वो दिखने में कैसे, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी कैसी है, उस मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे हम बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई करेंगे।
तो उसमें कई टर्म आते हैं। तो चलिए हम टर्म को समझ लेते हैं, फिर हम क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। जैसे कोपाई, कोपाई का मतलब क्या होगा? फोकस। फोकस, फोकस एक आपका सिंगुलर और कोपाई आपका क्या है? प्लूरल। फोकस आपका सिंगल है और कोपाई क्या है? प्लूरल। तो फोकस का मतलब क्या होता है? फोकस का मतलब होता है स्फेरिकल शेप। अगर स्फेरिकल शेप में है कोई बैक्टीरिया, स्फेरिकल, तो वहां क्या कर दिया जाता है? फोकस, कोपाई। फोकस सिंगल, कोपाई प्लूरल। फिर आपका आता है बैसिलस। बैसिलस मतलब क्या? बैक्टीरिया का कैसा है? रॉड शेप। बैक्टीरिया अगर रॉड शेप में है तो उसे क्या कहेंगे हम? बैसिलस। बैक्टीरिया अगर कॉमा की तरह है, बैक्टीरिया अगर कामा की तरह है, इट इज नोन एज विब्रियो कॉमा शेप। स्पाइरल, स्पाइरल, स्पाइरेलिया, स्पाइरल फॉर्म, इस फॉर्म, इस फॉर्म, दैट इज स्पाइरेलियम। अगर ऐसा है, दैट इज विब्रियो। ऐसा है रॉड से, दिस इज बैसिलस। अगर कुछ ऐसा है, दैट इज कोकाई। तो यानी कि बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है बहुत सारे पैरामीटर्स से। इसमें जो पैरामीटर उन्हें पढ़ना है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन मॉर्फोलॉजिकल बेसिस। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस की जब बात करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे क्या? अगर कोई बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप में है तो उसे क्या कहेंगे? फोकस। अगर कोई बैक्टीरिया रॉड शेप में है तो उसे क्या कहेंगे हम? बैसिलस। अगर कोई बैक्टीरिया कॉमा शेप में है उसे क्या नाम देंगे हम? विब्रियो। अगर कोई बैक्टीरिया स्पाइरल शेप में है, स्पाइरेलिया। ये तमाम नाम दिया है। सबसे पहले फोकस। फोकस में बैक्टीरिया लाइक, बैक्टीरिया इन स्फेरिकल शेप, बैक्टीरिया इन स्फेरिकल शेप, दूसरे नाम क्या रहेंगे? फोकस। फोकस एक आपका सिंगल वर्ड है, तब पूरा है आपका फोकाई। अब स्फेरिकल शेप में हो सकता हो इस तरीके से हो, पेयर में हो, तब क्या नाम दिया जाएगा? डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस। अगर चार के ग्रुप में है तब क्या नाम देंगे? हेट्रोकोकाई, हेट्रोकोकस। इसके अलावा जैसा कि ग्रेप, अंगूर का गुच्छा, इस तरीके से हो। अगर बैक्टीरिया अरेंज है तो इस तरीके से, तब इन्हें क्या नाम देंगे? स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। जैसे आपका बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस मतलब क्या? वो कैसा अरेंज होगा? जैसा कि ग्रेप, स्टेफिलोकोकस निमोनी, बैक्टीरिया स्फेरिकल, दो के पेयर है। अब अगर उसकी स्फेरिकल शेप में है लेकिन उसकी चेन मौजूद, स्फेरिकल है लेकिन एक चेन, तब उन्हें क्या नाम देंगे हम? स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई।
तो यानी अगर आपका बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप में है तो नाम देंगे कोकस, उसका प्लूरल है कोकाई। अगर दो के, अब इसमें सब डिवीजन, ये मेन डिवीजन, इसमें एक सब डिवीजन। अगर दो के ग्रुप में है डिप्लोकोकस लाइक डिप्लोकोकस निमोनी, चार के ग्रुप में है टेट्राकोकस, अंगूर के गुच्छे जैसा है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अगर एक ग्रुप में है स्फेरिकल है लेकिन एक चेन लड़ी के रूप में, जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई। ये पहला हो गया। दूसरा कौन सा है? बैसिलस फॉर्म। बैसिलस बैक्टीरिया कैसा है? इन रॉड से। इसमें देखिए भाई दो के ग्रुप में डिप्लो, अगर एक चेन के रूप में ऐसे स्ट्रेप्टोबैसिलस, चार के ग्रुप में है तो टेट्राबैसिलस, ये चीज। अच्छा आपका एंथ्रेक्स का जो बैक्टीरिया है वो कैसा है? बैसिलस फॉर्म, बैसिलस एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है उसका जो पॉजिटिव एजेंट है बैसिलस एंथ्रेक्स। तो बैसिलस यानी कि वो बैक्टीरिया कैसा है? वो बैक्टीरिया आपका रॉड शेप में। तो अगर दो के ग्रुप में है डिप्लोबैसिलस, चार के ग्रुप में है टेट्राबैसिलस, और ज्यादा है स्ट्रेप्टोबैसिलस। ये टर्म यूज किया है। ये वेरियस टर्म है। दो के डिप्लोबैसिलस, चार टेट्राबैसिलस, उससे ज्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसके अलावा अगर आपका कॉमा शेप है विब्रियो, कैसा होगा देखिए आपका कॉमा शेप, जस्ट लाइक ए कॉमा। हम लिखने में कॉमा यूज करते हैं, कॉमा शेप। अगर उस शेप में है तो उसे क्या नाम देंगे आप? विब्रियो। जैसे क्या? विब्रियो कॉलरा। ये कॉलरा पॉजिटिव एजेंट है, कॉलरा पॉजिटिव एजेंट विब्रियो कॉलरा। उससे बैक्टीरिया कैसा होता है? जैसा ये कॉमा, उसे क्या कहेंगे? विब्रियो। और क्या है? स्पाइरल फॉर्म है। ये स्पाइरल फॉर्म, स्पाइरिलियम। क्या नाम देंगे इसमें? स्पाइरिलियम। लास्ट कौन सा है? स्पाइरोकीट्स। ये कैसे होते हैं? जैसा कि स्क्रू ड्राइवर जो होता है उस शेप में है, क्या कहेंगे उसे? स्पाइरोकीट्स। अगर वो कॉमा शेप में है विब्रियो, अगर वो स्पाइरल है स्पाइरिलियम, अगर वो स्क्रू ड्राइवर के शेप में है स्पाइरोकीट्स। तो ये आपका हो गया मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो हमने आज जो डिस्कशन किया वो क्या क्या पॉइंट डिस्कशन किया? सबसे पहला पॉइंट डिस्कशन किया अबाउट स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो उसमें स्कोप में आप जिन जिन सेक्टर्स में माइक्रोब का यूज किया जा सकता है या किया जा रहा है उनके बारे में आप डिस्कशन करेंगे इन स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फिर आपका हमने दूसरा टॉपिक क्या बताया? डिफरेंस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, उसको डिटेल में। तीसरा टॉपिक सिमिलरिटी इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और जो लास्ट टॉपिक हमने आज पढ़ाया वो क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया।
बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन ऑफ द विस्का देयर मॉर्फोलॉजी या मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये आपका पूरा आज का टॉपिक हुआ। थैंक यू। तो अब इसके आगे एक टॉपिक है जो हम लोग को फर्दर डिस्कस करना है अबाउट अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। हम जो आगे डिस्कस करेंगे अबाउट बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद हैं। आज का टॉपिक ओवरव्यू दे दिया जाए। अगर हम एक बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं तो बैक्टीरियल सेल में सबसे बाहर की ओर कौन सी लेयर होती है? कैप्सूल। सबसे बाहर एक लेयर होती है बैक्टीरिया की चारों तरफ, जिसे हम क्या नाम देते हैं? कैप्सूल। उस कैप्सूल लेयर के अंदर एक और लेयर होती है बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान। बेसिकली जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो हाईली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान। उसमें क्या क्या मौजूद होता है? प्रोटीन और शुगर। प्रोटीन और शुगर का कॉम्बिनेशन पेप्टिडोग्लाइकान, उसी की अपनी होती है बैक्टीरियल सेल वॉल। इसके अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा सेंट्रल रीजन में क्या होगा? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? मेन क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया। मेन क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया। ये कहीं भी हिस्टोन से अटैच नहीं, क्योंकि हमने तो आपको बताया बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से अटैच नहीं होता है। इसके अलावा राइबोसोम्स मौजूद होगा। राइबोसोम्स एक डिफरेंस ये भी है कि जो बैक्टीरिया का राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली स्कैटर्ड होता है, लेकिन जो आपके यूकेरियोटिक सेल है, यूकेरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम